A very good morning to all my dear students. Let's start the today's class with the revision of our chapter The Fundamental Unit of Life. तो लास्ट लेक्चर में हमने सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ा था कि सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स का काम क्या होता है, कितने तरह के सेल ऑर्गेनल्स हैं जो हमारे सेल में पाए जाते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। इस लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा कि इन सेल ऑर्गेनल्स के बारे में जो स्पेशल बातें हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं वो आपको मैं बता दूं। ओके, तो सेल ऑर्गेनल्स की बात करते हैं। मैंने बताया था कि जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, हमारा हार्ट होता है, लिवर होता है, किडनी होती है, लंग्स होता है, तो वैसे ही सेल के अंदर भी सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं। ओके, क्या होते हैं? ऑर्गेनल्स। ओके, हमारे बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं और सेल के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं। ओके, तो ये जो सेल ऑर्गेनल्स हैं ये सेल का पूरा काम करते हैं। ओके, तो कुछ सेल ऑर्गेनल्स की मैं बात करूँगा। जैसे सबसे पहला सेल ऑर्गेनल यहाँ पर दिया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का यहाँ पर फंक्शन लिखा हुआ है। वन फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ टू सर्व एज चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। ये एक ट्रांसपोर्टिंग मीडियम के चैनल की तरह सर्व करता है, मतलब इसी के थ्रू मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, किन मटेरियल्स का? स्पेशली प्रोटीन। ठीक है, बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। तो ये प्रोटीन वगैरह का ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से होता है? बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अलग अलग रीजन्स में, और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में। ओके, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो फंक्शंस एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज़। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपनी जो लेयर है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की लेयर है, उसको एज अ सरफेस प्रोवाइड करता है। वहाँ पर बहुत सारी ऐसी रिएक्शन होती है जिससे एंजाइम बनता है, प्रोटीन बनता है, लिपिड बनता है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती रहती हैं। ओके, इन लिवर सेल्स ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स नाम के जो एनिमल्स होते हैं उनके लीवर सेल्स में, जो जैसे हम लोग वर्टिब्रेट्स हैं, हमारे जो रीढ़ की हड्डी है उसको वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, तो हम वर्टिब्रेट्स हैं। ठीक है, तो हमारे जो वर्टिब्रेट्स हैं, तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे सेल में होती है उसका काम होता है बहुत सारे ड्रग्स और पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करना। क्या काम होता है? ड्रग्स और पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मौजूद है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मौजूद है। ओके, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच में मैंने आपको अंतर बताया था कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चिकनी चीज़ें सेक्रीट करती है, स्मूथ चीज़ें सेक्रीट करती हैं जैसे लिपिड, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेक्रीट करता है क्या? राइबोसोम। ओके, यानी प्रोटीन। ओके, राइबोसोम उससे चिपके हुए होते हैं तो क्या सेक्रेट करता है? प्रोटीन। अब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनने वाले एक स्ट्रक्चर की बात करते हैं जिसका नाम है गोल्जी बॉडी। द गोल्जी अपैरेटस वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलियो गोल्जी। ये कैमिलियो गोल्जी करके साइंटिस्ट हैं, ये जो मूंछ वाले साइंटिस्ट हैं इनका नाम है कैमिलियो गोल्जी। इन्होंने ही गोल्जी बॉडीज़ की डिस्कवरी की थी। ठीक है, तो गोल्जी बॉडीज़ कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल्स। बहुत सारी मेम्ब्रेन वाली वेसाइकल्स एक के ऊपर एक चिपकी हुई होती हैं, वो एक दूसरे से पैरेलली चिपकी हुई होती हैं। ठीक है, और सिस्टम्स में चिपकी हुई होती हैं। ठीक है, ग्रुप में होती हैं, गुच्छे में। ठीक है, ओके, दीज मेम्ब्रेन्स ऑफन हैव कनेक्शंस विद द मेम्ब्रेन्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन मेम्ब्रेन्स का कनेक्शन होता है आपस में। ठीक है, और ये मेम्ब्रेन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी कनेक्टेड रहते हैं, एंड देयरफॉर कंस्टिट्यूट अनदर पोर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम, और बनाते हैं वो एक दूसरा सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम। ओके, the material synthesized near the endoplasmic reticulum is packaged and dispatched to various targets inside and outside the cell through Golgi apparatus। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो मटेरियल सिंथेसाइज होता है वो गोल्जी बॉडी क्या करते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन और लिपिड सिंथेसाइज करता है, यही प्रोटीन और लिपिड मिल करके सेल वॉल बनाते हैं। तो इस प्रोटीन और लिपिड को पैक करके सेल वॉल बनाने का काम किसका रहता है? गोल्जी अपैरेटस का। तो पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट का काम रहता है गोल्जी अपैरेटस का। ओके, इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसाइकल्स। जो गोल्जी बॉडी का मेन काम क्या होता है? स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन द वेसाइकल, और प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग करना। ठीक है, प्रोडक्ट्स की क्या करना? पैकेजिंग करना। ओके,
जैसे प्रोटीन निकला, उसको पैक करके भेज दिया कहाँ, सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए, या जहाँ पर भी प्रोटीन की ज़रूरत है। लिपिड निकला तो उसको भी जहाँ पर उसका डाइजेशन हो रहा होगा वहाँ पर भेज दिया। ओके, तो ये सब काम किसका रहता है, गोल्जी अपैरेटस का। The material synthesized near the endoplasmic reticulum is packaged and dispatched to various targets inside and outside the cell through the Golgi apparatus. Its functions include the storage, modification, packaging of products in vesicles. In some cases, complex sugar may be made from simple sugars in the Golgi apparatus. Golgi apparatus में कुछ complex sugar मिल करके simple sugar बना लेते हैं। Okay. The Golgi apparatus is also involved in the formation of lysosome. Golgi apparatus लाइजोसोम बनाने का भी काम करता है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइजोसोम को क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स। स्ट्रक्चरली लाइजोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लाइजोसोम ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होते हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम से भरे हुए होते हैं। दीज एंजाइम्स आर मेड बाई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो एंजाइम है ये किससे बने होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। लाइजोसोम्स आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। लाइजोसोम जो है वो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम का काम करते हैं सेल के। ओके, दीज हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाई डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटीरियल। ये जो लाइजोसोम है ये सेल को साफ़ सुथरा रखते हैं। ओके, कैसे साफ़ सुथरा रखते हैं, जो भी सेल मटेरियल होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको डाइजेस्ट कर करके। ओके, ये उसको जैसे हमारे मोहल्ले में जब कचड़ा इकट्ठा हो जाता है तो कचड़े वाली जो गाड़ी आती है या फिर जो कचड़ा उठाने वाले आते हैं वो कचड़ा ले जाते हैं, तो वैसे ही सेल का कचड़ा कौन उठाता है, लाइजोसोम। ओके, फॉरेन मटेरियल जो भी बैक्टीरिया वगैरह सेल के अंदर घुसता है तो उसको मारने का काम भी कौन करता है, लाइजोसोम। तो ये क्या करते हैं, लाइजोसोम मैंने आपको बताया था ये फट जाते हैं। ओके, और इनके अंदर कुछ ऐसे एसिड जैसे हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरे होते हैं जो इतने खतरनाक होते हैं कि कोई भी बैक्टीरिया वगैरह है उसको मार देते हैं। ओके, हालांकि सेल को भी काफ़ी डैमेज होता है बट ये एंजाइम्स बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ओके, फॉरेन मटेरियल्स एंटरिंग द सेल सच एज बैक्टीरिया और फूड एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनल एंड अप इन द लाइजोसोम which break complex substances into simpler substances. Lysosomes are able to do this because they contain powerful digestive enzymes capable of breaking down all organic material. During the disturbance in cellular metabolism, for example, when the cell gets damaged, जब सेल डैमेज हो जाता है, लाइजोसोम्स में burst and the enzymes digest their own cell. जब सेल को खतरा होता है तो लाइजोसोम फट जाते हैं और अपने ही सेल को डैमेज कर लेते हैं। Therefore लाइजोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग्स। इसीलिए लाइजोसोम्स को क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस क्यों बोलते हैं, क्योंकि सारी की सारी एनर्जी का जनरेशन कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। देखिए क्या होता है, जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने में कुछ न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो हमको एनर्जी देते हैं। अब वो एनर्जी बनती कैसे है, जैसे हमारे खाने में जो हम खाना खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी फ्रूट्स, तो इसमें 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इनमें कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स। तो इनमें से सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन देता है, फैट। उसके बाद देता है कौन, कार्बोहाइड्रेट, लास्ट में प्रोटीन। प्रोटीन तो मसल्स बनाने का काम करता है, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो भी ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज जो बनता है हमारी बॉडी में, तो ग्लूकोज को तोड़ करके सेल के अंदर, सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज को तोड़ करके क्या बना दिया जाता है, ग्लूकोज होता है 6 कार्बन का। ग्लूकोज क्या होता है, C6 यानी 6 कार्बन, H6। ओके, ग्लूकोज क्या होता है, C6 यानी 6 कार्बन, H12 यानी 12 हाइड्रोजन और O6 यानी 6 ऑक्सीजन। 6 कार्बन, 6 ऑक्सीजन और 12 हाइड्रोजन, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ग्लूकोज पूरा का पूरा सेल के अंदर नहीं आ सकता, तो ग्लूकोज को तोड़ना पड़ता है। ग्लूकोज किस में टूटता है, 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में, वो होता है पाइरूवेट। ओके, तो ये जो पाइरूवेट होता है 3-3 कार्बन का जो मॉलिक्यूल होता है पाइरूवेट, तो इस मॉलिक्यूल को सेल के अंदर तोड़ करके, ऑक्सीजन की मदद से तोड़ करके एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। यही एनर्जी सेल के अंदर स्टोर की जाती है एटीपी के फॉर्म में, कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, जो आप खाना खाते हैं, खाना जो भी आपने खाया उससे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, उसमें से जो ग्लूकोज होता है वो सेल के अंदर आ करके एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और वो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। जैसे घर पर बैटरी
बैटरी जो है वो एनर्जी को स्टोर करके रखती है। इन्वर्टर की बैटरी हो गई, गाड़ी की बैटरी हो गई, तो वो एनर्जी को स्टोर करके रखती है। उसी तरह एटीपी बैटरी का काम करते हैं जो एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। जब सेल को एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, जब बॉडी को कोई काम करना होगा, तो वो एनर्जी सेल से बाहर निकलेगी और बॉडी के काम आएगी। ओके, तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये सारे के सारे एटीपी स्टोर किए जाते हैं। यही रीज़न है माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि आप देखते हैं आपके शहर का जो पावर हाउस है, ओके, वो आपके शहर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। उसी तरह सेल का जो पावर हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है और वो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 मेम्ब्रेन कवरिंग्स। माइटोकॉन्ड्रिया की 2 मेम्ब्रेन कवरिंग होती है। देखिए, मैं माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये सेल बना हुआ है, तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, आपको दिख रहा होगा, क्योंकि ये क्लियर हो जाए इमेज, फिर आपको माइटोकॉन्ड्रिया बहुत साफ दिख जाएगा। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में आप देख सकते हैं बाहर एक लाइट पिंक कलर की वॉल है, उसके अंदर भी एक वॉल है। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर इसका खुद का डीएनए होता है। ओके, खुद के राइबोसोम होते हैं। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल, मतलब खुद से ये काम कर सकता है। इसको किसी दूसरे सेल ऑर्गेनल की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये जो अंदर फोल्डिंग दिख रही है आपको, फोल्डिंग मतलब जो एक कवरिंग और फोल्डिंग दिख रही है, ये फोल्डिंग क्या कहलाती? क्रिस्टेई। क्या कहलाती? क्रिस्टेई। ओके, तो ये जो क्रिस्टेई है, यहाँ पर एटीपी के पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्टोर्ड रहते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 मेम्ब्रेन कवरिंग्स। माइटोकॉन्ड्रिया के पास 2 मेम्ब्रेन कवरिंग होती है। आउटर मेम्ब्रेन पोरस होती है, मतलब उसमें छेद होते हैं ताकि सब्सटेंसेस अंदर और बाहर जा सकें। और इनर मेम्ब्रेन इज़ डीपली फोल्डेड। अंदर की मेम्ब्रेन डीपली फोल्ड होती है। तो ये जो अंदर की मेम्ब्रेन होती है, इसका सरफेस एरिया थोड़ा सा ज़्यादा होता है और यहाँ पर एटीपी पाए जाते हैं। ठीक है, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़ नीडेड फॉर लाइफ। जो हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, सेल को जो जिस एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, वो एनर्जी कहाँ से मिलती है सेल को? माइटोकॉन्ड्रिया से। किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का फुल फॉर्म पूछा जाता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, ATP is known as the energy currency of the cell. The body uses energy stored in ATP for making new chemical compounds and for mechanical work. बॉडी जो है वो ATP को यूज़ करती है एज एन एनर्जी। ठीक है, ATP को एज ए एनर्जी यूज़ करती है। ठीक है, जब भी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो ATP को तोड़ करके एनर्जी ले लेती है वो। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स इन द सेंस दैट दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो स्ट्रेंज सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। स्ट्रेंज सेल ऑर्गेनल्स का मतलब ये होता है कि उनके पास खुद का डीएनए होता है और खुद के राइबोसोम होते हैं, इसलिए उनको ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल भी बोलते हैं। ऐसा एक ऑर्गेनल और है, टोटल 3 ऑर्गेनल सेल के अंदर ऐसे होते हैं। कौन कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस। तीनों के पास खुद का डीएनए, खुद के राइबोसोम होते हैं। ओके, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो खुद से कुछ प्रोटीन भी बना सकता है। ओके, अब बात करते हैं प्लास्टिड की। प्लास्टिड क्या होते हैं? देखिए, आपने देखा होगा प्लांट में अलग अलग कलर के फ्लावर होते हैं, अलग अलग कलर की पत्तियां होती हैं। ओके, ग्रीन के अलावा भी और कई कलर होते हैं पत्तियों के। ओके, और फ्लावर तो बहुत सारे कलर के होते हैं। तो ये प्लांट्स में कलर मिलता कहाँ से? ये प्लांट्स में जो कलर मिलता है ये प्लास्टिड से मिलता है। प्लांट की सेल में प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। ठीक है, प्लास्टिड्स। ये प्लास्टिड्स क्या होते हैं? ये ऐसे सेल ऑर्गेनल होते हैं जो प्लांट में कलर देने का काम करते हैं। अब प्लास्टिड 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं क्रोमोप्लास्ट, क्लोरो नहीं, क्रोमोप्लास्ट, क्रोम। ओके, तो क्रोमोप्लास्ट। दूसरे होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। तो जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं प्लास्टिड, वो अलग अलग कलर देने का काम करते हैं और ल्यूकोप्लास्ट सिर्फ वाइट कलर देता है या कलरलेस या ट्रांसपेरेंट कलर देता है। ओके, तो जो क्रोमोप्लास्ट होता है उसमें से जो ग्रीन कलर का प्लास्टिड है वो हमारे काम का होता है। क्यों? क्योंकि उसको हमको पढ़ना पड़ता है। क्यों पढ़ना पड़ता है? क्योंकि प्लांट्स में वो प्लास्टिड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करवाता है। उस प्लास्टिड का नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट भरा होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। यही जो क्लोरोफिल है ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? प्लास्टिड
क्या काम करते हैं, प्लांट में कलर देने का काम करते हैं प्लांट की बॉडी में, ठीक है। अब प्लास्टिड दो तरह के होते हैं, एक कलरलेस और एक कलरफुल। तो जो कलरफुल प्लास्टिड है उनको क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। क्रोमोप्लास्ट के अंदर जो ग्रीन कलर का प्लास्टिड है उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। प्लास्टिड सिर्फ किस में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में। दो तरह के प्लास्टिड होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिक होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट वाइट या कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। अब ऐसे क्रोमोप्लास्ट जिसमें ग्रीन कलर वाला जो पिगमेंट पाया जाता है वो कहलाते हैं क्या, क्लोरोप्लास्ट। ओके, क्लोरोप्लास्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट किस लिए ज़रूरी है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट इन एडिशन टू क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ येलो और ग्रीन पिगमेंट भी होते हैं, ऑरेंज पिगमेंट भी होते हैं, जिनको बोलते हैं ज़ैंथोफिल। ओके, तो ये सब पिगमेंट्स होते हैं। ओके, Leucoplasts are primarily organelles in which materials such as starch, oils and protein granules are stored। तो ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं उसमें कुछ ऐसे मटेरियल स्टोर होते हैं जैसे प्रोटीन, ऑयल्स और स्टार्च, ये सारे मटेरियल स्टोर होते हैं। द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स। जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होता है क्लोरोप्लास्ट का, वो उसमें बहुत सारी मेम्ब्रेनस लेयर होती हैं जो मटेरियल के अंदर एम्बेडेड होती हैं, ठीक है, किसके अंदर, स्ट्रोमा के अंदर, ठीक है। दीज आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ये माइटोकॉन्ड्रिया से बहुत ज़्यादा सिमिलर होती हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में। लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड्स के पास, यानी कौन से प्लास्टिड के पास, मेनली क्लोरोप्लास्ट के पास भी खुद का डीएनए और राइबोसोम होते हैं, ठीक है, यानी ये भी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल है। अब अगला है वैक्यूल्स। तो जैसे हमारी बॉडी में हमारा स्टमक है, हमारा पेट, वैसे ही सेल के अंदर सेल का स्टमक क्या कहलाता है, वैक्यूल। वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। ओके, प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, लगभग 50 से 90% एरिया कवर करते हैं। एनिमल सेल्स में वैक्यूल छोटे होते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ प्लांट सेल में वैक्यूल। ये देखिए, ये जो बीच में येलो कलर का आपको हिस्सा दिख रहा होगा, ये वैक्यूल है। ये कितना बड़ा है। ओके, इस पे पानी और खाना भरा हुआ होता है। जैसे हमारे पेट में पानी और खाना भरा हुआ होता है, वैसे ही वैक्यूल में भी पानी और खाना भरा हुआ होता है। ओके, किसका, प्लांट का। ओके, ये एनिमल सेल है। इस पे देखिए वैक्यूल आपको बहुत ही छोटा या नहीं भी मिलेगा देखने को। ओके, यहाँ पर वैक्यूल बहुत छोटे होते हैं या कभी कभी एब्सेंट भी होते हैं, ठीक है। तो अब वैक्यूल्स की बात करते हैं। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। ये स्टोरेज बैग का काम करते हैं सॉलिड और लिक्विड कंटेंट के लिए। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज्ड इन एनिमल सेल्स। वैक्यूल एनिमल सेल्स में छोटे होते हैं, प्लांट सेल में वैक्यूल बड़े होते हैं। जो सेंट्रल वैक्यूल होता है प्लांट सेल का, वो लगभग 50 से 90% वॉल्यूम कवर करता है, आपने अभी देखा हुआ है। ओके, इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप। प्लांट सेल में जो वैक्यूल होते हैं पूरा उसमें सेल सैप भरा हुआ होता है, ठीक है। एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। तो ये जो सेल सैप है ये प्लांट सेल को फुला कर रखता है, ठीक है। ये प्लांट सेल को टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करके रखता है। मैनी सब्सटेंसेज ऑफ इम्पॉर्टेंस इन लाइफ ऑफ प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स। तो बहुत सारे जो सब्सटेंसेज हैं जो इम्पॉर्टेंट है प्लांट सेल के लिए, वो वैक्यूल में स्टोर रहते हैं। ओके, दीज इंक्लूड अमीनो एसिड, शुगर्स, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड एंड सम प्रोटीन्स। जो अमीनो एसिड होते हैं, शुगर्स होते हैं और दूसरे ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, कुछ प्रोटीन होते हैं, ये स्टोर्ड होते हैं वैक्यूल में। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में जैसे अमीबा, फूड वैक्यूल में सारे फ्रेश फूड आइटम्स होते हैं, ठीक है। फूड वैक्यूल में सारे फूड आइटम भरा होता है अमीबा। अमीबा एक सिंगल सेल वाला छोटा सा एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है। ओके, स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल। तो सेल से एक्सेस वाटर निकालने का काम और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकालने का काम कुछ स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स करते हैं। मतलब ऐसे कुछ स्पेशल वैक्यूल्स करते हैं वो काम। ओके, सारे वैक्यूल्स नहीं करते हैं। तो वैक्यूल का मेन काम क्या है, खाना और पानी स्टोर करके रखना। ओके, सेल की जो टर्जिडिटी है, सेल जो फूला हुआ दिखता है उसको मेंटेन करके रखना, ठीक है। कुछ चीज़ें स्टोर करना जैसे अमीनो एसिड, शुगर, कुछ ऑर्गेनिक एसिड, कुछ प्रोटीन। ओके, तो ये काम है वैक्यूल का। ईच सेल दैट
thus requires its structure and ability to function because of the organization of its membrane and organelles in specific ways. हर सेल अपने मेम्ब्रेन और ऑर्गेनल की मदद से कुछ स्पेसिफिक तरीक़ों से काम करता है. ओके, द सेल दस हैज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन. सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है. दिस हेल्प्स द सेल टू परफॉर्म फंक्शंस लाइक, ये सेल को मदद करता है कुछ फंक्शंस करने में, जैसे रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, क्लियरिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल, फॉर्मिंग ऑफ न्यू प्रोटीन्स, ये सारे काम करता है. ओके, तो द सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो यहाँ पर इसीलिए सेल को क्या बोला जाता है? फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, इट इज़ ऑल्सो द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. इसीलिए सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी बोला जाता है. ओके, अब सेल डिवीजन की बात करते हैं. देखिए, सेल डिवाइड कब करता है? जब बॉडी में कहीं पर चोट लगती है तो वहाँ के सेल डैमेज हो जाते हैं तो सेल डिवाइड करता है. या जब बॉडी को ग्रो करना होता है, जब किसी भी एनिमल की बॉडी को ग्रो करना होता है या प्लांट की बॉडी को ग्रो करना होता है, बढ़ना होता है, तब सेल डिवाइड करते हैं. ठीक है, तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से सेल डिवाइड करते हैं. ठीक है, तो सेल का डिवीजन होता कैसे? देखिए, एक सेल है, एक सेल अपने आप को 20 से 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता है और फिर वो सेल बड़े होकर के नॉर्मल बन जाते हैं. ओके, एक सेल अपने आप को 20 से 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता है और फिर वो बड़े होकर के नॉर्मल बन जाते हैं. ये होता है सेल डिवीजन. ओके, तो सेल डिवीजन 2 तरह का होता है. एक होता है मियोसिस, एक होता है माइटोसिस. जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं, एक्सेप्ट जर्मिनल सेल्स. जर्मिनल सेल्स कौन से होते हैं? स्पर्म और ओवम. ये रिप्रोडक्टिव सेल्स भी कहलाते हैं. तो ये जो स्पर्म और ओवम है, इनको छोड़ करके बॉडी के सारे सेल्स में कौन सा डिवीजन होता है? माइटोसिस. ओके, स्पर्म और ओवम में कौन सा होता है? मियोसिस. ओके, तो ये 2 तरह के सेल डिवीजन है, माइटोसिस और मियोसिस. तो माइटोसिस किस में होता है? सोमैटिक सेल्स में, मतलब हमारी बॉडी के सेल्स में. और जो मियोसिस है वो किस में होता है? जर्म सेल्स में, मतलब स्पर्म और ओवम में. ठीक है, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू ग्रो. अगर ऑर्गेनिज्म को बढ़ना है, ग्रो करना है, तो नए सेल बनेंगे. पुराने सेल्स को रिप्लेस करने के लिए नए सेल बनेंगे. जो डेड और इंजर्ड सेल्स हैं उनको क्लीन करने के लिए, उनकी जगह लेने के लिए नए सेल्स बनेंगे. और गैमीट बनाने के लिए नए सेल्स बनेंगे. तो ये 4 चीज़ें हैं. कौन कौन सी? ग्रोथ, रिप्लेसमेंट, ओके, इंजरी और रिप्रोडक्शन. तो ये 4 जब कंडीशन आती है तब सेल डिवाइड करता है. ओके, तो द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीजन. तो वो प्रोसेस जिससे नए सेल बनाए जाते हैं वो प्रोसेस कहलाता है सेल डिवीजन. ठीक है, तो हमारे बॉडी जिन छोटे छोटे सेल से बनी है, उनसे अगर नए सेल बनाने हैं तो वो हर एक सेल को क्या करना पड़ेगा? 20 से 2 पार्ट में डिवाइड होना पड़ेगा. ठीक है, ये डिवीजन कौन कराता है? न्यूक्लियस कराता है. न्यूक्लियस सेल को डिवाइड कर देता है 2 पार्ट में. अब देखिए, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सेल अगर 2 पार्ट में डिवाइड होता है तो उसके अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स अभी आपने पढ़े हैं तो वो भी डिवाइड हो जाते होंगे. बिल्कुल. वो देखिए, जब 2 सेल बनेंगे, एक सेल बीच से टूट करके 2 सेल बन गए. ओके, एक सेल से कितने बन गए? 2 बन गए. अब उन दोनों सेल में बराबर सेल ऑर्गेनल्स होंगे. ऐसा नहीं है एक में माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, लाइजोसोम आ गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया, दूसरे में वैक्यूल आ गया. ऐसा नहीं है. सब में वैक्यूल होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, लाइजोसोम होंगे, गोल्जी बॉडी होंगी. दोनों सेल में सेम सेल ऑर्गेनल होंगे, कोई अंतर नहीं. तो 2 तरह के सेल डिवीजन होते हैं, मियोसिस और माइटोसिस. द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाई which most of the cells divide for growth is called mitosis. बॉडी के ज़्यादातर सेल्स जिस प्रोसेस से डिवाइड और ग्रो करते हैं वो कहलाता है माइटोसिस. इन दिस प्रोसेस ईच सेल कॉल्ड मदर सेल. इस प्रोसेस में हर सेल क्या कहलाता है? मदर सेल. ओके, और वो डिवाइड होता है 2 डॉटर सेल्स में. यहाँ पर देखिए, ये एक सेल दिया हुआ है, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 2 सेल में डिवाइड हो रहा है. ओके, तो एक सेल से कितने सेल बने? 2 सेल बने. तो ये कहलाता है माइटोसिस. लेकिन आप इसमें देख रहे हैं कि वो जो H जैसे स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे, जिनको हम क्रोमोजोम बोलते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, ये क्रोमोजोम माइटोसिस में पहले डिप्लॉइड थे, मतलब 2 थे, बाद में वो 1 हो गए. ठीक है, यहाँ पर मियोसिस में आप देख रहे हैं एक सेल से पहले 2 बने, फिर 4 बन गए. तो टोटल एक सेल से 4 बनते हैं. किसमें? मियोसिस में. माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनते हैं और मियोसिस में एक सेल से 4 सेल बनते हैं. ठीक है, द डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम एज मदर सेल. डॉटर सेल में उतने ही क्रोमोजोम होंगे जितने मदर सेल में होते हैं. इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज़ इन ऑर्गेनिज्म. तो ये जो
डॉटर सेल है, तो इसमें क्या होता है, ग्रोथ होती है और इसमें नए नए ऑर्गेनल्स बनते जाते हैं, ठीक है। और ये सेल के डिवीजन से क्या होता है, बॉडी जो है वो ग्रो करती है और नए नए टिश्यूज़ जो हैं वो बनते हैं, पुराने टिश्यूज़ रिपेयर होते हैं, जो टिश्यूज़ ख़राब हो गए हैं वो रिपेयर होते हैं बॉडी के। स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यूज़ इन एनिमल्स एंड प्लांट्स डिवाइड टू फॉर्म गैमीट्स। स्पेसिफिक कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक सेल होते हैं जो डिवाइड करके गैमीट्स बनाते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, मियोटिक सेल्स या जर्म सेल्स, ओके। They divide by a different process called meiosis which involves 2 consecutive divisions. Meiosis process में 2 लगातार divisions होते हैं, consecutive divisions होते हैं। When a cell divides by meiosis, जब एक सेल meiosis से divide करता है, it produces 4 new cells. Mitosis में 2 सेल बन रहे थे, लेकिन meiosis में कितने सेल बनते हैं, 4, ओके। द न्यू सेल्स हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम देन द मदर सेल्स। जो नए सेल बने हैं उसमें आधे क्रोमोजोम होते हैं मदर सेल के। मदर सेल में अगर 4 क्रोमोजोम थे तो जो डॉटर सेल है उसमें कितने होंगे, 2, ओके। तो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का जो रिवीजन लेक्चर है वो ख़त्म हो गया है आज का। आप लोगों को जो भी डाउट्स हैं प्लीज़ पूछते रहिए, ओके। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग बार बार कैंपस ऐप के थ्रू वीडियो लेक्चर्स को देखते रहिए, ताकि आपका जो रिवीजन है वो अच्छे से होता रहे और आप पेपर में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ। मैं जो पेपर बनाऊँगा वो मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं दूंगा, उसमें मैं बुक के बीच से क्वेश्चन दूंगा। तो आप लोगों को बुक की रीडिंग बहुत अच्छे से करनी है। जो लाइन नहीं समझ में आई है आप वो मेरे से पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।